हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के तीसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था? तो याद रखेंगे, स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो इसका उत्तर है, भीतरी स्तंभ लेख से यह ज्ञात हुआ था कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदमपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन भी मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में अर्थात 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह से हारा था अर्थात पराजित हुआ था। अब अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसके उत्तर है अरब आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपर्युक्त कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त अर्थात हराकर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। अब अगला प्रश्न है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए किस पर? तो इसका उत्तर है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ईसा की 3री सदी से जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो इसका उत्तर है ताम्र लिपि से। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ अर्थात भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। अब अगला प्रश्न है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो इसका उत्तर है वस्तु उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, अतः विकल्प ए सही है। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे
ताम्रलिप्ति, भृगु कच्छ, आरिकामेडु, कावेरी पत्तनम, मुजिरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा और बारबरिकम। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो इसका उत्तर है ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति आधुनिक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान को कहते थे, जो कि कलकत्ता से लगभग 33 मील दक्षिण पश्चिम में रूपनारायण नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सुश्रुत। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्यकुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र के संबंध नहीं है? तो इसका उत्तर है भास्कराचार्य का। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अब अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो इसका उत्तर है छपनक। कौन? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वराहमिहिर, चौथे कोशकार अमर सिंह, पांचवें वास्तुकार शंकु तथा छठे रत्नफलित ज्योतिषी छपनक थे। इसी प्रकार सातवें विद्वान वैयाकरणज्ञ वररुचि, आठवें जादूगर बेताल भट्ट तथा नौवें रत्न घटक पर महान कूटनीतिज्ञ थे। अब अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासन काल में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इसका उत्तर है दिनार जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। अब अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन रत्न मुद्राओं को नाम दिया गया था? तो इसका उत्तर है रूपक। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने।
गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। अब अगला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे कौन सी भाषा? तो प्राकृत भाषा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाट्यों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखन साक्ष्य प्राप्त हुआ है किससे? तो एरन से। किससे? एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखक साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी तिथि 319 ईस्वी है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही कोट है ऑप्शन सी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अशोक प्रियदर्शिनी के नाम से जाने जाते थे। वहीं समुद्रगुप्त प्रक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य के नाम से विरुद्ध थे। अब अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका उत्तर है गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो इसका उत्तर है गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उनसे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गुप्त वंश के शासनकाल को। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुए प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? तो इसका उत्तर है इनमें से किसी में भी नहीं, अर्थात ऊपर में से किसी में भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर रखा गया है। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रही। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं दिए गए थे। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों
से बराबरी किस काल में नहीं की जा सकती है। अब अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। कितना था? तो उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदंग तथा भाग कर कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका उत्तर है 1/6 भाग, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। अब अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो इसका उत्तर है ब्राह्मणों को। गुप्त काल में मंदिरों में एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमिदान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। अब अगला प्रश्न है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किस लिए? तो इसका उत्तर है लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों या फिर उपकरणों हेतु प्रसिद्ध हुआ करता था। वारंगल में अग्रिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। अग्रिया लोगों का प्राचीन काल में वर्तमान समय तक लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना परंपरागत व्यवसाय रहा है। अब अगला प्रश्न है, तोरमान किस जातीय दल का था? तो तोरमान जो है हुन जातीय दल का था। तोरमान भारत पर दूसरे हुन आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल में प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है यशोधवर्मन ने। किसने? यशोधवर्मन ने। मिहिर कुल हुन शासक तोरमान का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री हुएनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधवर्मन द्वारा मिहिर कुल को पूरी तरह पराजित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में बतलाना। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाखदत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से
चंद्रगुप्त मौर्य की कृतियों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों का वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था कहाँ? तो इसका उत्तर है भारत में। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं उसके बाद यूरोप में पहुंचा। अब अगला प्रश्न है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो इसका विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना के गुप्तकालीन शासक व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाली परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। जैसे कि इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों का श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण स्वार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका उत्तर है कपिल का। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो इसका उत्तर है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग की विवेचना किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। तो यह था इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।